वॉइसेस में हमारे साथ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और सीईओ मिहिर वोरा जी जुड़ गए हैं। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग। बात सबसे पहले करते हैं पीएसयू बैंकों की, क्योंकि यहाँ पर एक ज़बरदस्त मोमेंटम है और कई फंड मैनेजर्स ने इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट किया था इस साल के शुरू में कि वैल्यूएशन सपोर्ट ज़बरदस्त है यहाँ पर और क्लीन अप हुआ है। ये हमारे चैनल पर भी 2-3 बड़े फंड मैनेजर्स ने कॉल भी दी थी यहाँ पर। लेकिन अब ये क्या एक ओवर क्राउडेड स्पेस बन रही है या अभी भी यहाँ पर मोमेंटम आपको लग रहा है कि रहेगा? नमस्कार अनुज जी, ऑलवेज अ प्लेजर। देखिए, पीएसयू बैंक्स का जो वैल्यूएशन डिफरेंशियल है कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, वो काफी बढ़ गया था और एक कैचअप ट्रेड तो होना ही था बिकॉज ऑफ दैट। क्योंकि जब एक सेक्टर इंडेक्स न्यू हाई पे पहुंचता है तो उसके सारे कंपोनेंट्स हैं वो भी मूव करते हैं, तो ये लीड लैग इफेक्ट तो होता ही है उसमें। पीएसयू बैंक्स में लास्ट 3 से 6 महीने में एक और एडिशनल बेनिफिट जो फंडामेंटली मिला है वो है कि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं उस तरह से बैंक्स हो या एनबीएफसी हो, उनको डिपॉजिट्स की जो गैदरिंग कैपेसिटी है वो काफी इंपॉर्टेंट हो रही है। क्योंकि जब लिक्विडिटी टाइट होती है तो आपकी लायबिलिटी फ्रेंचाइज, आप किस तरह से सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट गैदर कर पाते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब लिक्विडिटी इजी होती है तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन टाइट लिक्विडिटी, हायर इंटरेस्ट रेट्स में ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। और हम तो जानते ही हैं कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनकी जो पुरानी लीगेसी ब्रांचेस हैं वो काफी वाइड स्प्रेड है, तो उसकी वजह से उनको जो डिपॉजिट गैदरिंग कैपेसिटी है वो ये सिचुएशन में बड़ी काम आती है। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से क्रेडिट ग्रोथ हो रही है, आरबीआई का जो टाइट रवैया है लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट्स की के लिए, उसके लिए मुझे लगता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो डिपॉजिट्स गैदरिंग फ्रेंचाइज है उसका भी फायदा हो रहा है, तो वो अपने इंटरेस्ट मार्जिन मेंटेन कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये तो हो गई एक उस सेक्टर की जो मार्केट का इस समय क्लियरली नंबर 1 चॉइस रहा है। मार्केट का एक बहुत बड़ा, इनफैक्ट ईयर टू डेट अगर आप मूव देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मूव निफ्टी बैंक में तो आई ही है, लेकिन निफ्टी पीएसयू इंडेक्स जो है, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स जो है, उसमें एक ज़बरदस्त मूव 77% का मूव है ईयर टू डेट इसमें निफ्टी पीएसयू बैंक में। क्या ज़बरदस्त एक मूव इस समय इस इंडेक्स में आया है। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर आपने एक ETF भी बनाया होता इसका साल के शुरू में, तो आप इस समय 70-75% के गेंस पर बैठे हैं। क्या ज़बरदस्त मूव। अच्छा, दूसरी साइड पर है इक्वेशन की मिहिर जी, आईटी। और जब लोगों को लग रहा था कि आईटी एक बॉटम बना चुकी है, पिछले 3 दिन में एक ज़बरदस्त सेलिंग यहाँ पर। और आज तो एचसीएल टेक ने पूरा एक मूड भी ख़राब कर दिया। वो उन्होंने बोल दिया कि शायद उनकी गाइडेंस उनको थोड़ी शायद कम करनी पड़ेगी या लोअर एंड को ही मीट कर पाएंगे। यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है अब? देखिए, हमारा काफी टाइम से ये रवैया रहा है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसकी परफॉर्मेंस हमारी जो इंडियन लोकल इकोनॉमी है उससे उससे बेटर नहीं रहेगी। इंडियन इकोनॉमी जो लोकल है वो अच्छा करेगी, क्योंकि जिस तरह से 2020 और 21 में यूएस ने, यूरोप ने, जापान ने स्टिमुलस किया था इंटरेस्ट रेट्स का, बजट का, फिस्कल का, उसका जो हैंगओवर है वो अब उनको दिख रहा है। क्योंकि अब जो स्टिमुलस काट रहे हैं, तो जो पार्टी वहां हो रही थी स्टॉक मार्केट्स में, रियल एस्टेट में, सारी जो कंजम्पशन बूम हो रही थी वो अब खत्म हो रही है। हमारे यहाँ उल्टा था, हमने इतना ज्यादा कोई स्टिमुलस किया नहीं था, लेकिन हमारी बेसिक जो डोमेस्टिक डिमांड है वो बरकरार है। और जिस तरह से गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, कैपिटल गुड्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और प्राइवेट सेक्टर को भी प्रोत्साहित कर रही है पीएलआई स्कीम्स वगैरह देके, तो एक लोकल कंजम्पशन और लोकल इन्वेस्टमेंट साइकिल धीरे धीरे करके पिकअप हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत जोर से पिकअप हो रहा है, लेकिन हमारा जो बेस है काफी लो था, तो उस बेस पे हम रीजनेबल ग्रोथ कर रहे हैं। तो लोकल वर्सेस ग्लोबल में लोकल हमेशा विन करेगा इन द नियर फ्यूचर। और आईटी की जो स्पेंडिंग है वो वहां की जो स्टिमुलस को लिंक थी, जिस तरह से वर्क फ्रॉम होम हुआ, ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ गई थी कोविड टाइम पे, और काफी सारा जो नेटफ्लिक्स वगैरह जो स्ट्रीमिंग हो रही थी, तो उसकी वजह से काफी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में एडिशनल स्पेंड करना पड़ा था कोविड को टैकल करने के लिए। वो एक बंच्ड अप स्पेंडिंग था, वो अब कम हो रहा है, वो इतना नहीं आएगा। तो जो 20-25% का हमने जो ग्रोथ देखा था आईटी सेक्टर के सेल्स वगैरह में कई कंपनीज का, वो अब नहीं दिखेगा। नेक्स्ट 2-3 साल में हम नॉर्मल ग्रोथ की तरह जाएंगे, जो हमने प्री 2019 में देखा था। 10%, 11%, 12% का जो ग्रोथ आईटी में हुआ था, वो नॉर्मल ग्रोथ चलता रहेगा। बट जो बेस्ट ऑफ द स्पेंडिंग, आईटी स्पेंडिंग ग्लोबली जो हुई थी, दैट इज ओवर। तो मेरे ख्याल से आईटी विल still underperform the domestic sectors like banking, infrastructure, consumption, etc.
अच्छा मिहिर जी, अभी जहां आपको स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, अभी अनुज ने आईटी का जिक्र किया, वीकनेस बैंकिंग में स्ट्रेंथ, पीएसयू बैंक्स सुपर वाइब्रेंट थे, और चेज करने लायक क्या लग क्या रहा है? बीते अगर आप एक महीने की स्टोरीज पर बिलीव करें तो क्रूड का रिट्रेसमेंट, क्रूड ऑलमोस्ट 77 की ट्रेजेक्टरी में, और फर्स्ट हाफ में इस क्रूड को हमने 140 में भी देखा था। तो ऐसे में एशियन पेंट्स या फिर पिडिलाइट या फिर बर्जर पेंट्स या फिर एविएशन स्टॉक्स, इनको चेस करने का अभी आपका इरादा है या फिर करना चाहिए? चेंज तो नहीं करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, वो भी एक साल का व्यू लेके। लेकिन जो निग्लेक्टेड सेक्शंस ऑफ द मार्केट हैं, और विद गुड रीजंस, आपने जैसे बताया कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स हैं या एफएमसीजी स्टॉक्स हैं, ये स्टॉक्स में दो एक हेडविंड दिखी थी। एक तो रूरल इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं कर रही थी, और दूसरा कमोडिटी प्राइसेस जैसे हमने डिस्कस किया बढ़ रहे थे। तो एक टॉप लाइन का भी प्रेशर था, एक मार्जिन्स का भी प्रेशर था, और मेरे ख्याल से जिस तरह से धीरे धीरे रिकवरी हो रही है कंजम्पशन में, ये टॉप लाइन और मार्जिन दोनों का प्रेशर कम होएगा, क्योंकि कमोडिटीज प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, प्लास्टिक्स मेटल्स के प्राइस भी धीरे धीरे करके रीजनेबल हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो कंज्यूमर सेक्टर्स हैं, जैसे कि एफएमसीजी हैं, डिस्क्रिशनरी पेंट्स वगैरह हैं, सीमेंट है, जहां पे हमने कॉस्ट प्रेशर्स देखे थे, वो सेक्टर्स मार्केट्स में मेरे ख्याल से अंडर ओन है। और अगर 6 से 12 महीने का व्यू लेके चले तो इसमें एक एक डिसेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है स्टॉक बाय स्टॉक, क्योंकि ये सेक्टर्स अंडर ओन्ड है मार्केट में, और रिलेटिवली स्पीकिंग अभी भी अंडर वैल्यूड है। अच्छा, जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले मिहिर जी आईटी के संदर्भ में कहा कि वाकई CY20 के सेकेंड हाफ में पोस्ट कोविड या फिर 21 में जो हमने आईटी स्पेंड्स दिखे, वो अब देखने को दोबारा नहीं मिलेंगे, नॉर्मल ग्रोथ रहेगी। एक और सेक्टर ऑटो, CY22 का आई थिंक जो शुरुआती 9 महीने थे इनको बिलोंग करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में खुद M&M में इतना शार्प मूव कभी नहीं देखा, टीवीएस में इतना शार्प मूव कभी नहीं देखा। बट क्या वो एक बुरी परिस्थिति से अच्छी परिस्थिति, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्चेस, बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड, बहुत स्ट्रॉन्ग बुकिंग, क्या अब वो प्राइस पे फैक्टर इन हो चुकी है? क्या इस पे भी थोड़ा सा अपने आप को ट्रिम करना चाहिए ऑटो पे? देखिए, सेगमेंट बाय सेगमेंट अलग बिहेवियर है। जैसे आपने कहा, कार्स में और टू व्हीलर्स में खास करके मॉडल लॉन्चेस से बहुत फर्क पड़ता है। तो हमने काफी अच्छी इंटरेस्टिंग मॉडल लॉन्चेस देखी, ईवी की मॉडल लॉन्चेस देखी। तो एक बस था ऑटो सेक्टर में, जिसकी वजह से एक अच्छा डिमांड पुल मिला। एक पेंटअप डिमांड का भी एलिमेंट था, क्योंकि 2020 और 21 में बाइंग नहीं हुई थी, जरूरत भी नहीं थी, बिकॉज लोग घर में ही बैठे हुए थे। तो एक पेंटअप एलिमेंट भी था, वो भी था। और प्लस 2021 में हमने देखा था चिप शॉर्टेज की वजह से डिलीवरी भी नहीं आ रही थी। तो ये 2-3 फैक्टर्स की वजह से एक पेंटअप जो डिमांड था लास्ट 6 महीने में, 8 महीने में हमने देखा है। लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से स्कोप है ये सेक्टर में, क्योंकि अगर कार्स का देखें या टू व्हीलर्स का नंबर, टू व्हीलर्स के सेल्स नंबर देखें, कार्स के सेल्स नंबर देखें, वो अभी भी 2019 से ऑलमोस्ट इक्वली है, बड़े नहीं, ये ज्यादा थोड़े से बड़े हैं। तो 2-3 साल का जो टोटल अगर हम देखें तो ग्रोथ इतना ज्यादा नहीं है। और अगर हम ये बिलीव करते हैं कि जो परचेसिंग पावर है, इनकम लेवल्स है, मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशंस है, पेनिट्रेशन लेवल्स लो है, वो अगर मेगा ट्रेंड्स देखे, बिगर थीम्स देखे, तो मेरे ख्याल से 3 साल का अभी भी कैचअप करना बाकी है। तो अगर रूरल इकोनॉमी रिकवर कर जाती है तो मेरे ख्याल से अभी भी कार्स में स्कोप है, टू व्हीलर्स में स्कोप है, कमर्शियल व्हीकल्स में भी स्कोप है, क्योंकि अगेन एक्टिविटी जैसे पिकअप होती है तो कमर्शियल व्हीकल्स तो चाहिए ही होते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑटो सेगमेंट, इफ यू कंपेयर फॉर 3 इयर्स, अभी भी इतना ग्रोथ नहीं दिखाया है, और अभी भी इसमें स्कोप है ग्रोथ का, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में लॉन्ग टर्म तो पेनिट्रेशन लेवल बढ़ना ही चाहिए। अच्छा, आज सुबह से चर्चा हो रही है पेटीएम की, मिहिर जी, ये आपके पोर्टफोलियो में है क्या? मैं अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा सा बचना चाहते हैं तो मैं पॉइंट ये था कि ये जो न्यू एज स्टॉक्स हैं, इनमें क्या व्यू है आपका? देखिए, न्यू एज स्टॉक्स के जो वैल्यूएशंस आईपीओ टाइम पे थे, वो तो अब पता चल ही रहा है कि काफी एक्सपेंसिव थे, और हमने मोरलेस अवॉइड ही किए थे ये स्टॉक्स। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि अल्टीमेटली ये जिस तरह से ये कंपनीज ने बिजनेस मॉडल्स बनाए हैं, कंज्यूमर फ्रेंचाइज बनाया है, ब्रांड फ्रेंचाइज बनाया है, और प्लस इतने जब कंज्यूमर्स आपकी वेबसाइट वगैरह पे आते हैं, आपके ऐप यूज करते हैं, तो एक नेटवर्क इफेक्ट भी बन जाता है। तो एक इनहेरेंट वैल्यू तो, इंटेंजिबल वैल्यू तो बना है ये बिजनेस का। और जिस तरह से स्टॉक्स 60, 70, 80% डाउन हो चुके हैं, जहां पे साउंड बिजनेस मॉडल हमें दिख रहे हैं, हम केस टू केस बेसिस पे इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं।
ओके 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 ओके। इस बीच महेश जी एक प्रश्न और पूछूंगा आपसे। अभी बैंकों की बातचीत हो गई है। अच्छा, आई मीन इसमें कोई राय नहीं है कि आई थिंक ये जो CY22 में हमने रेट रिवर्सल देखा और रेट हाइक की अगर आप देखें एंटायर प्रोसेस थी वो बहुत पेसी थी। आई मीन सडनली आपकी और मेरी EMIs पे, हमारे हाउसिंग लोन की EMIs पे इतनी बड़ी तब्दीली वो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा आई। अभी आप लोग HFCs को, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को, या फिर रियल स्टेट स्पेस पे या फिर होम इम्प्रूवमेंट का जो सेगमेंट था, इसमें क्या टेक ले रहे हैं? और कुछ आप लोगों ने तब्दीली की हो अपने पोर्टफोलियो में, कुछ हटाया हो, कुछ ऐड किया हो? देखिए, हमारा ये लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन ये है कि इंटरेस्ट रेट्स से हाउसिंग डिमांड पे इतना फर्क नहीं पड़ता। इसका लिंकेज इकोनॉमिक ग्रोथ से ज्यादा है, जॉब क्रिएशन से ज्यादा है। तो क्योंकि टिपिकली इंडियंस का सेविंग्स अच्छा ही रहा है, तो होम डिमांड इंटरेस्ट रेट्स से इतना इम्पैक्ट नहीं होता। जॉब क्रिएशन से ज्यादा फर्क पड़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ से ज्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन अगर हम एनबीएफसीज की बात करें, इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस, तो मैं ये कहूंगा कि हमारा प्रेफरेंस जो है अभी बैंक्स की तरफ ज्यादा है, चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो या पीएसयू बैंक्स। क्योंकि जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये जब टाइट लिक्विडिटी होती है, राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो होता है, तो लायबिलिटी डिपॉजिट गैदरिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। और अगर आपके पास डिपॉजिट फ्रेंचाइज नहीं है, आप अगर होलसेल बोरोवर हो, तो आपकी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ती जाती है। तो ये सिनेरियो में वी वुड प्रीफर बैंक्स जिनके पास अच्छी लायबिलिटीज है, अच्छी डिपॉजिट गैदरिंग कैपेसिटी होती है, रिटेल डिपॉजिट खास करके, कंपेयर टू एनबीएफसीज। तो इन जनरल हाउसिंग और अदर एनबीएफसीज में हम अंडरवेट ही हैं। बैंकिंग में ज्यादा प्रेफरेंस है हमारा। ओके महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे एक एक करके अपना व्यू शेयर किया, क्या अवॉइड करना है, किसको लेना है, सब पे अपना व्यू शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। एंड हैव अ नाइस वीकेंड। आपका सप्ताहांत बेहद शानदार रहे, इन्हीं उम्मीदों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात निकट भविष्य में।